नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपके 7 चैप्टर जो बायोलॉजी का है क्लास 12 का उसको कंप्लीट करेंगे। 3 छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं। एक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। एक है बिंदु स्राव जिसको अंग्रेजी में गटेशन बोलते हैं। एक रस स्राव जिसको अंग्रेजी में ब्लीडिंग कहेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करते हैं। 2 श्रेणियों में बांटा इसको, बाह्य कारक और फिर आंतरिक कारक। बाह्य कारक में पहला बताया गया प्रकाश। हम जानते हैं कि अधिकांश वाष्पोत्सर्जन पर्णरंध्रों द्वारा होता है और पर्णरंध्र केवल प्रकाश की उपस्थिति में खुलता है, इसलिए प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है। प्रत्यक्ष रूप से वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करते हैं और परोक्ष रूप से भी प्रकाश वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में तापमान में वृद्धि होती है और तापमान में वृद्धि भी वाष्पोत्सर्जन की दर को बढ़ा देती है। ठीक है, तापमान से ज़्यादा मुख्य रूप से वही है, प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुलते हैं और उसके कारण वाष्पोत्सर्जन होता है। दूसरा वायु या विंड, पवन कह सकते हैं। हवा जब चलती है तो पत्तियों के आसपास जो वाष्पोत्सर्जन के कारण से पत्तियों के आसपास जो जलवाष्प एकत्र हो जाती है, वो जलवाष्प वायु के द्वारा या पवन के द्वारा उसको हटा दी जाती है। अब हटा दी जाती है तो फिर वाष्पोत्सर्जन की दर में वृद्धि होना स्वाभाविक है। यदि आसपास हवा नहीं चलती है, वायु स्थिर है, वह हवा नहीं चल रही है, तो पत्तियों के चारों ओर या पूरे वृक्ष के चारों ओर जलवाष्प एकत्र होता रहता है। जलवाष्प एकत्र होता रहता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। फिर तीसरा इसने बोला है प्राप्य भूमि जल। भूमि में यदि पानी ज़्यादा होगा तो जल अवशोषण रसारोहण ज़्यादा होगा, जल अवशोषण रसारोहण ज़्यादा होगा तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा। पानी नहीं है भूमि में तो पादप वाष्पोत्सर्जित करेगा क्या। टेम्परेचर वहाँ पे आई गया बात, प्रकाश वाले साथ में जब तापमान बढ़ता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, एक ये 5वां पॉइंट इसको जोड़ सकते हैं, ये ना रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आपेक्षिक आर्द्रता। वायु में आर्द्रता की मात्रा कितनी है, ये भी वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करता है। यदि वायु शुष्क है, शुष्क है का मतलब हो गया कि नमी की मात्रा कम है, ह्यूमिडिटी कम है, तो वाष्पोत्सर्जन की दर ज़्यादा होती है। और यदि वायु नम है, आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा है, तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी। बरसात के दिनों में वायु की आर्द्रता अधिक होती है, वायु में नमी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए हम लोग देखते हैं वाष्पीकरण भी कम होता है। हमारे कपड़े जो हम लोग सुखाते हैं धो के, वो भी बहुत कम सूखते हैं, है ना, सिलन सी रहती है। तो वही स्थिति इधर है। वैसी स्थिति में आर्द्रता अधिक होती है, उसके कारण से वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। ठीक है, तो ये भी आर्द्रता वाला। फिर आंतरिक कारक। आंतरिक कारक में सबसे पहले है पर्ण की संरचना। पर्ण की संरचना बहुत अधिक प्रभावित करती है वाष्पोत्सर्जन को, क्योंकि पर्ण पर ही पर्णरंध्र होते हैं। अब ये पर्ण यदि बड़ी है, बड़े आकार की है, तो उसमें रंध्र भी अधिक होंगे। रंध्र अधिक होंगे तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होंगे। पर्ण यदि समद्विपार्श्विक प्रकार की है तो दोनों तरफ उसमें रंध्रों की संख्या बराबर होगा, रंध्र वितरण जिसको कहते हैं, तो वो भी वाष्पोत्सर्जन को बढ़ाएगा। पर्ण जैसे मरुद्भिद पादपों में देखते हैं कि पर्ण की ऊपरी अधिचरम पर मोटी उपत्वचा पाई जाती है जो वाष्पोत्सर्जन को कम करती है, तो वो भी पर्ण की संरचना से हो गया। और मरुद्भिद पादप कई ऐसे हैं जिसमें मोम और रोम की सतह भी पाए जाते हैं, ये भी वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं। जैसे अपने आँख की पत्ती देखी होगी, आँख की कनेर की बहुत मोटी पत्तियाँ होती है, आँख की पत्ती के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद ऐसा आवरण होता है, रोमिल आवरण होता है, वो वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए होता है। मरुस्थलीय पादपों का एक और अनुकूलन है वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए,
वो है कि इनमें धंसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र केवल निचली अधिचर में मिलते हैं, वो भी गड्ढों में धंसे हुए होते हैं। ठीक है, सनकन लिखा है ना, सनकन मतलब ढके हुए पर्ण, धंसे हुए पर्ण रंध्र होता है जो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करता है। और आप खेजड़ी, कीकर, इनकी पत्तियां देखते हैं, छोटी छोटी संयुक्त पर्ण हो गई है, कटी फटी है, तो उसके कारण से रंध्रों का वितरण कम हो जाता है और रंध्रों की आवृत्ति कम हो जाती है, वो भी वाष्पोत्सर्जन की दर को घटाने में सहायक है। रूट शूट रेशियो, मूल प्ररोह अनुपात। मूल प्ररोह अनुपात ज़्यादा होने का मतलब है मूल ज़्यादा लंबी है, तना छोटा है। ज़्यादा लंबी मूल होने का मतलब हुआ कि ज़्यादा जल अवशोषित करेगा, और छोटा तना का मतलब हो गया वो पानी आसानी से ऊपर चढ़ेगा और आसानी से वाष्पोत्सर्जित होगा। इसका मतलब मूल प्ररोह अनुपात ज़्यादा हुआ। ज़्यादा अनुपात का मतलब है कि मूल बड़ी है, रूट ऊपर हम लोग अनुपात लिखते हैं, अनुपात बट्टे को ही अनुपात कहते हैं, तो ये एक प्रकार से भाग ही हुआ, भाग देना। ज़्यादा कब आएगा? जब अंश की मान ज़्यादा हो, यानी रूट बड़ी हो और शूट छोटी हो, प्ररोह छोटा, मूल बड़ी, तब अनुपात ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब मूल लंबी जड़ें हैं तो भूमि में दूर दूर से पानी को अवशोषित करेगी, और तना छोटा है तो वो पानी आसानी से ऊपर चढ़ेगा, तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा। और इसके विपरीत हो, मूल छोटी हो तो वो भूमि के ऊपर से ही पानी लेगा, कम दूरी से पानी लेगा। तना लंबा है, कम ऊंचाई तक ऊपर चढ़ेगा, मुश्किल से ऊपर चढ़ेगा, तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी कम होगी। ठीक है। एक है लीफ ओरिएंटेशन, पर्ण विन्यास की पत्तियां किस क्रम में लगी हुई है, किस प्रकार से पत्तियां लगी हुई हैं। आप यदि आक के पौधे को ध्यान से देखें तो उनमें दो पत्तियां आमने सामने, और इसके ठीक ऊपर वाली पत्तियां भी आमने सामने ऐसे होती है, 90 डिग्री कोण पर। इसको क्रॉसित प्रकार से हुआ। ऊपर से देखते हैं तो चारों पर्ण दिखाई देती हैं अलग अलग। कई पादपों में हम लोग देखते हैं एक पत्ती एकांतर क्रम में लगती है, अलग अलग पर्व संधियों पर, दाएं बाएं। इस प्रकार से लगती है कईयों में। तो ये पर्ण का विन्यास भी इस बात पर निर्भर करता है कि सूरज का प्रकाश उन पत्तियों पर अधिकतम पड़े। तो यदि ऐसा पर्ण विन्यास है कि सूरज की रोशनी उन पर सभी पत्तियों पर बराबर मात्रा में पड़ती है, तो वाष्पोत्सर्जन की दर को बढ़ाएगी। और यदि ऊपर वाली पत्तियां नीचे वाली पत्तियों को ढकी हुई रखती हैं, नीचे वाली पत्तियों में कम प्रकाश पहुंचता है, तो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करेंगी, उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ाई देंगी। ठीक है। तो ये लीफ ओरिएंटेशन भी है। कभी कभी परीक्षा में ऐसा पूछा जा सकता है कि मरुद्भिद जो होते हैं पादप, जीरोफाइटिक प्लांट्स, उनमें वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए क्या अनुकूलन है। तो अब पहला अनुकूलन, बहुत सारे मोटी उपत्वचा होती है पत्तियों पर। ठीक है, पत्तियां छोटी छोटी हो जाती हैं, और आग जैसी पत्तियां मोटी मांसल होती हैं, और उनमें मोटी उपत्वचा होती है, साथ में मोम और रोम के सतह पाए जाते हैं। रंध्र केवल निचली सतह पर होते हैं, वो भी धंसे हुए होते हैं। कुछ पादपों में पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। ठीक है। तो ये सब अनुकूलन है वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए। अब आगे है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन का महत्व। तो ये चैप्टर के शुरू में मैंने बताया था एक शब्द कि जो ट्रांसपीरेशन है वो एक आवश्यक बुराई है, नेसेसरी इविल। उसके फायदे भी हैं, उसके नुकसान भी। नुकसान है ज़्यादा कि पानी की बहुत बड़ी हानि होती है, बहुत अधिक मात्रा में पानी का उत्सर्जन हो जाता है वाष्प के रूप में। लाभ मैंने आपको मुख्य रूप से 3 बताए, इसमें 4 है, चौथा कोई विशेष नहीं है। आपको बताया रसारोहण और वाष्पोत्सर्जन दोनों ही रसारोहण और जल अवशोषण दोनों की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन पर निर्भर करती है। फिर ये मैंने कहा था, ये सबसे महत्वपूर्ण था कि ये पत्तियों के तापमान को कम कर देता है, शीतलन प्रभाव होता है। ठीक है। और चौथा एक एक्स्ट्रा इसने जोड़ रखा है कि अतिरिक्त जल को ये मुक्त कर देता है। तो अतिरिक्त जल का कोई मतलब नहीं हुआ, मेन ये 3 ही हुआ। ठीक है। अब नया टॉपिक, 2 छोटे टॉपिक आपको बताए थे। अब ये एक टॉपिक गटेशन,
इसको हिंदी में बोलते हैं बिंदु स्राव। पर्ण की सिराओं पर, कुछ पादपों की पर्ण की सिराओं पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छोटे छोटे छिद्रों को जलरंध्र बोलते हैं। किनारों पर है, पत्तियों के किनारों पर है, बाउंड्री पर, यानी यहाँ होंगी इस तरफ साइड में, न कि सतह पर। सतह पर होते हैं वो पर्णरंध्र है, किनारों पर। किनारों पर भी किसके ठीक सामने, सिराओं के सामने होते हैं। ये रंध्र हमेशा खुले रहते हैं। सभी पादपों में ऐसा नहीं होता। कुछ पादप है, आलू है, दूब है, गुलाब है, अरबी है, ठीक है, ब्रायोफिलम है, इनमें ऐसा होता है। अब इनमें जल का बूंद के रूप में, द्रव के रूप में उत्सर्जन होता है। इस क्रिया को बोलते हैं बिंदु स्राव। तो कुछ पादपों की पत्तियों के जल रंध्रों द्वारा जल का बूंद के रूप में या द्रव के रूप में उत्सर्जन बिंदु स्राव कहलाता है, बिंदु स्राव कराता है। ये क्रिया जल रंध्र द्वारा होती है, ठीक है। अब जल रंध्र पर्ण रंध्र में अंतर देखें तो पर्ण रंध्र पत्ती की सतह पर होते हैं, पत्ती की सतह पर। यदि हम लोग पर्ण रंध्र खोजना चाहें तो यहां मिलेगी, इधर इधर ऊपर नीचे मिलेगी। और जल रंध्र मिलते हैं पत्तियों के किनारों पर, पर्ण शिराओं के ठीक सामने, ठीक है। पर्ण रंध्र दिन में खुले, रात्रि में बंद रहते हैं। जल रंध्र हमेशा खुले रहते हैं। पर्ण रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन, गैस विनिमय होता है। जल रंध्र से केवल बिंदु स्राव की क्रिया होती है। अब ये एक जल रंध्र की संरचना है, ठीक है। जैसे कोई पर्ण है तो ये टिप से इसको दिखाया गया है, इसके किनारे पर मुख्य सिरा। तो ये पर्ण सिरा के अंदर ये जाइलम फ्लोएम होते हैं, तो जाइलम फ्लोएम को दिखाया है। जाइलम वाहिकाओं को ट्रेकिड्स बोला है। और ये जल रंध्र ये है। जल रंध्र और जाइलम वाहिकाओं के बीच में मृदुतक की कोशिकाओं का एक उत्तक पाया जाता है। मृदुतक की कोशिकाओं का एक उत्तक पाया जाता है जिनमें बड़े बड़े अंतराकोशिका अवकाश होता है। इस उत्तक को बोलते हैं एपिथेम, एपिथेम बोलते हैं, ठीक है। इसको एक अन्य चित्र द्वारा मैं आपको दिखाता हूं, कलर्ड चित्र के द्वारा एक दिखाते हैं आपको। यही चीज, वही चित्र है, रंगीन बना दिया। ये ट्रेकिड, मतलब ये ब्राउन कलर से जो दिख रहा है ये जाइलम वाहिकाएं हैं, वाहिनिकाएं हैं। ये रंध्र है, इसकी भी कोशिकाएं द्वार कोशिकाएं कहला रही हैं, हालांकि ये अगतिशील होती हैं। और इसके नीचे एक मृदुतक की कोशिकाओं का उत्तक है, उसको बोला है एपिथेम। अब ये जल बिंदु स्राव की क्रिया होती है प्राय रात्रि के अंतिम पहर में, यानी भोर के समय। जिन घरों में दूब लगी हुई रहती है बगीचे में, वो सुबह सुबह 5 बजे, 4:30, 5 बजे उसमें घूमे तो उनको लगता है कि वो अपने आप भीगी हुई रहती है दूब। तो पानी कहाँ से आया? वो इसी जल रंध्रों के द्वारा, बिंदु स्राव के द्वारा आया। होता क्या है कि रात्रि में जब जल अवशोषण की दर वाष्पोत्सर्जन की दर से अधिक होती है, जल अवशोषण की दर वाष्पोत्सर्जन की दर से अधिक होती है। वाष्पोत्सर्जन इसलिए अधिक हुई क्योंकि रात्रि में रंध्र बंद है, तो वाष्पोत्सर्जन हुआ नहीं। वाष्पोत्सर्जन हुआ नहीं, परंतु जल अवशोषण जारी है। जल अवशोषण जारी है तो वो पानी जाइलम वाहिकाओं में ऊपर तक पहुंच जाता है, मूल दाब के कारण से ऊपर तक पहुंच जाता है। और पानी की अधिकता के कारण से ये वाहिकाओं से ये रिसाव होकर ये आ जाता है एपिथेम उत्तक की कोशिकाओं में, इन मृदुतक की कोशिकाओं में। जब ये मृदुतक की कोशिकाएं जल से संतृप्त हो जाती हैं या स्फीत हो जाती हैं तो वो, और पानी लेकिन फिर भी लगातार आ रहा है उनमें, तो वो उस पानी को इन जल रंध्र के माध्यम से बाहर त्याग देती हैं बूंदों के रूप में। इसको ये जो बूंद जो निकलती है जल की, वो शुद्ध जल नहीं होकर विलयन है, वो रस है, जाइलम का रस है, उसमें कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ उसमें घुले हुए हैं। तो यह क्रिया बिंदु स्राव की कहलाती है, ठीक है। नोट्स में आपको इनमें अंतर भी मैंने ये लिखवाया है,
वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्राव में अंतर इसके ऊपर देखिए। वाष्पोत्सर्जन व वाष्पीकरण में अंतर, ये मैंने चैप्टर के शुरू में आप लोगों को समझाया था। तो अब ये देखते हैं वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्राव में क्या अंतर हुआ। वाष्पोत्सर्जन में जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन होता है, बिंदु स्राव में जल का बूंदों के रूप में उत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन में शुद्ध जल का निकास होता है, बिंदु स्राव में जल का विलयन के रूप में निकास होता है, विलयन, जलीय विलयन निकलता है। वाष्पोत्सर्जन दिन के समय होता है और बिंदु स्राव रात्रि के अंतिम पहर या रात्रि में होता है। फिर वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से पर्णरंध्रों द्वारा, उसके अलावा हमने 3 प्रकार के पढ़े थे, उसके अलावा 2 प्रकार के पढ़े थे, कुल 3 प्रकार के, पर्णरंध्रों द्वारा, उपत्वचा द्वारा और वातरंध्रों द्वारा होता है। और ये क्रिया केवल जलरंध्रों द्वारा होती है। ये क्रिया जो वाष्पोत्सर्जन है उसमें मूल दाब की कोई भूमिका नहीं है। बिंदु स्राव की क्रिया में मूल दाब का विशेष योगदान होता है और वाष्पोत्सर्जन अधिकांश तलीय पादप द्वारा होता है, क्योंकि सभी में पर्णरंध्र पाए जाते हैं, जबकि ये बिंदु स्राव कुछ ही पादपों द्वारा होता है, जैसे आलू है, अरबी है, दूब है, ब्रायोफिलम है, ठीक है, इनके द्वारा होता है। तो ये अंतर हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक रह गया जो है रस स्राव, ब्लीडिंग। साधारण सा है ये कि बहुत सारे पेड़ों में हम लोग देखते हैं, सरेस का पेड़ अपने आसपास मिल जाता है और कई जगह गोंद के पेड़ भी होते हैं, कीकर वगैरह में भी देखते हैं हम लोग। उसमें तने में किसी प्रकार की चोट पहुंचती है या कट लगता है, जानबूझकर जाने अनजाने जैसे भी, तो उनमें से पानी जैसा निकलता है, द्रव जैसा निकलता है। किसी में रंगीन होता है, किसी में बिल्कुल पतला पानी सा होता है, किसी में सांद्रित होता है। गोंद के जो पेड़ होते हैं उनमें ऐसा सांद्रित निकलता है। तो इनमें होता क्या है कि जो जाइलम का रस है, वो चोट जाइलम तक पहुंची है तो वो जाइलम का रस बाहर निकलता है। तो क्षतिग्रस्त जाइलम वाहिकाओं से रस, जो जाइलम रस निकलता है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं ब्लीडिंग या रस स्राव कहते हैं। ठीक है, 1-2 चित्र के द्वारा आपको इसको दिखाते हैं। जैसे ये देखो, इस चोट के कारण ये हरे रंग का कोई द्रव जैसा निकल रहा है, इसको कोई व्यक्ति किसी केशिका में कैप्चर कर रहा है। आपको ये रबर के पेड़ का दिखाते हैं। रबर के पेड़ में चीरा लगाते हैं और नीचे देखो एक कटोरी जैसी रख दी गई है और ये दूध जैसा स्राव इसमें आ गया। ये रस निकल रहा है, दूध या स्राव, इसको लेटेक्स बोल देते हैं। ठीक है, इसी से भी रबर बनता है। इसका विभिन्न फैक्ट्रियों में ले जाकर इसका परिष्करण किया जाता है और रबर बन जाता है। तो इसके साथ आपका ये 7वां जो चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब जो आगामी चैप्टर है वो हम लोग अगले वीडियो से शुरू करेंगे। धन्यवाद।